हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आपको सभी नोट्स, जैसे कि अगर क्लास 12 बायोलॉजी की हैंड रिटन नोट्स, तो 2-3 चैप्टर तक आपको फ्री में मिल जाएंगे। अवेलेबल हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी टेलीग्राम पर जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी लेना है तो 99 रुपये, केवल 99 रुपये। देखिए, नोट्स को बनाने में, लिखने में कहीं ना कहीं टाइम, और साथ ही साथ जो इसको काम करता है उसको भी कहीं ना कहीं पैसा दिया जाता है, तो उसके लिए कुछ अमाउंट आपसे लिया जा रहा है भाई, कुछ नहीं। बाकी हैंड रिटन पूरा पूरा नोट्स है, देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारा सा नोट्स है। 100% श्योर गारंटी लेते हैं। यदि आप तैयार करके जाते हैं तो चाहे नीट हो चाहे बोर्ड हो, पूरा एकदम टच करते हुए चलेंगे। हम लोग केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है, नीट के एग्जाम से रिलेटेड है, उन्हीं को। और कंप्लीट वीडियो इस चैप्टर में आपको मिलने वाला है, मानव जनन, जो कि एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है। स्पेशल हिंदी मीडियम वालों के लिए चलाई जा रही है। आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड है, क्योंकि यह हर बोर्ड में एनसीईआरटी है, बायोलॉजी वही पढ़नी है, बदलेगा नहीं। तो मैं इसीलिए एनसीईआरटी बेस पर ही आपको ले आ रहा हूं। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। मैंने चैप्टर 1, देखिए मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियो में डाला हूं चैप्टर 3 पे, चैप्टर 1, 2 पे, लेकिन अब जो वीडियो दे रहे हैं वो लेटेस्ट हैं, अपग्रेडेड वर्जन है, कह सकते हैं। सबसे बेहतर क्वालिटी के साथ वीडियो आपको दिया जा रहा है, सबसे बेहतर क्वालिटी के साथ आपको परिभाषा जोड़ा जा रहा है, और ऐसे चीजों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम से जुड़े हूं, बस उसी चीज को। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, यस केम स्टडी से चलता है, जाके ज्वाइन कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए। हर एक वीडियो कंप्लीट सिलेबस पहले भी अपलोड किया जा रहा है, ये दोबारा अपलोड किया जा रहा है अच्छे से बना के। हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, जाके वहां से वॉच कर लीजिएगा। तो आपका चैप्टर नंबर 3 है बायोलॉजी, क्लास 12 बायोलॉजी हिंदी वालों का चैप्टर नंबर 3 है मानव जनन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब मानव दो प्रकार के होते हैं। मानव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला मेल, दूसरा फीमेल। तो मानव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, मेल और फीमेल। और यहां बात है जनन। तो जो जनक होते हैं, जनक में जो मेल और फीमेल होते हैं, मेल क्या होता है? नर होता है, फीमेल मादा। तो नर मादा मिलकर आपस में संतान बनाते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? जनन का नाम दे दिया जाता है। उसी को हम लोग जनन कह देते हैं, उसी को क्या बोल दिया जाता है? जनन बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ स्टार पॉइंट देखेंगे तो जो मानव है, मानव बोले तो मनुष्य, नर और मादा, लैंगिक रूप से जनन करने वाला सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। जो मानव है यह लैंगिक रूप से जनन करने वाला क्या है? एक सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। कौन? मानव, ठीक है। अब इसमें आता है मनुष्य में लैंगिक जनन की परिघटनाएं, यानी कि मनुष्य में जब लैंगिक जनन होता है, लैंगिक मतलब जब नर और मादा, तो उसके पश्चात क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो इसके अंतर्गत पहला अगर देखें तो युग्मक जनन, अर्थात पुरुष में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणुओं का बनना होता है। अगर मनुष्य है वो लैंगिक जनन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं लैंगिक जनन करने में ढेर सारे चीजें पार्टिसिपेट करेंगी, मनुष्य की बॉडी से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं। और पहला क्या? युग्मक जनन, जो कि पुरुष में शुक्राणुओं के द्वारा है तथा स्त्री में अंडाणुओं का बनना। दूसरा है युग्मक, अब यहाँ पे शुक्राणु बन जाएंगे, स्त्री में अंडाणु बन जाएगा। अब यहाँ से इनका क्या होगा? स्थानांतरण होता है। तो युग्मक स्थानांतरण वीर्य निषेचन, अर्थात मादा के जनन पथ पर शुक्राणुओं वीर्य का स्थानांतरण होता है। तीसरा निषेचन, नर व मादा युग्मकों का संलयन व युग्मनज का निर्माण होना। चौथे में क्या होता है? इसके बाद कोरक पुटी की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना। अब पांचवा में क्या आएगा? भ्रूणी परिवर्धन, यानी कि गर्भावधि आ जाएगी, गर्भधारण मादा कर लेगी। और फिर क्या होता है लास्ट प्रोसेस? शिशु का जन्म होता है, अर्थात प्रसव,
की क्रियाएं घटित होती है। तो ये है, जब मनुष्य में लैंगिक जनन होता है तो सबसे पहले प्रोसेस अंडाणु शुक्राणु बनते हैं, फिर उनका स्थानांतरण होता है, फिर निषेचन घटना होती है यानी कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, इसके बाद कोरक पुटी की रचना होगी तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाएंगे। उसके बाद भ्रूण परिवर्धन यानी कि अब जो औरत होगी वो गर्भधारण करेगी, इसके बाद वो 9 महीने बाद शिशु को क्या करेगी, जन्म देगी। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस हो गया। अब इसमें जो पहला आता है वो आता है नर जनन तंत्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ जाता है इससे रिलेटेड। अब इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। तो नर जनन तंत्र पहला आता है। तो सबसे देखेंगे प्रजनन तंत्र, और किसका प्रजनन तंत्र, नर और मादा का। फिर उसके बाद मैं देखूंगा, इसके पूरा बताएंगे लेकिन थोड़ा इसको देख लेंगे, समझ लेंगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। तो मनुष्य में यानी कि नर एवं मादा में अलग अलग प्रकार के लैंगिक जनन तंत्र पाए जाते हैं। यहाँ पे लैंगिक प्रजनन तंत्र, जनन या प्रजनन दोनों एक ही शब्द है, जनन तंत्र पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के लैंगिक अंग प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक अंगों से बने होते हैं। और ये जो हमारे लैंगिक अंग होते हैं यह प्राथमिक और किससे बनता है, द्वितीयक लैंगिक अंगों से मिलकर बनता है। प्राथमिक जो लैंगिक अंग होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसमें द्वितीयक अंग क्या करते हैं, सहायक होते हैं, उसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं जनन करने के लिए। सबसे पहला देखेंगे, हम लोग नर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र हेडिंग थी ऊपर, उसी में अभी आएगा ना। उसमें थोड़ा मैंने प्रजनन तंत्र के बारे में देख लिया, लेकिन मेन आपका क्या है, नर जनन तंत्र। अब यहाँ पे नर जनन के बारे में पूरा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला आता है प्राथमिक लैंगिक अंग, क्योंकि लैंगिक अंग आपके 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा दोनों में, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राथमिक लैंगिक अंग। तो नर में वृषण की जनन कोशिकाएं विभाजन एवं परिपक्वन के फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण करती हैं। अगर हम लोग नर में देखें तो नर में जो प्राथमिक जनन अंग होता है वह आपका क्या होता है, वृषण होता है। वृषण मतलब बोले तो टेस्टिस। तो नर में प्राथमिक जनन अंग क्या होता है आपका, वृषण होता है। और नर में वृषण की जनन कोशिकाएं जो होती हैं विभाजन एवं परिपक्वन के फलस्वरूप युग्मकों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। नर के वृषण से स्रावित हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन नर के बाह्य एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों तथा सहायक नर ग्रंथियों के निर्माण में क्या करता है, निर्माण का कार्य करता है। जननों की क्रियाविधि का नियंत्रण पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित एलएच और एफएसएच हार्मोन्स द्वारा होती है। अब आपका आता है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग नर में। तो ये युग्मक उत्पत्ति नहीं करते किंतु जनन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नर के प्रमुख सहायक अंग जैसे शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शिश्वन एवं क्रायोपर ग्रंथियां इत्यादि होती हैं। अब आता है प्यारे बच्चों आपका यौनारंभ। क्या आता है, यौनारंभ। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन ही यौनारंभ होता है। चाहे लड़के की बात करें चाहे लड़कियों में, ये यौनारंभ वही होगा परिभाषा, लेकिन इसमें लड़कों की बात करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग लड़कियों की बात करेंगे। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास एवं प्रकटन ही क्या कहलाता है आपका, यौनारंभ कहलाता है। ओके, लड़कों में यौनारंभ 13 से 15 वर्ष की आयु में होता है। जो लड़के होते हैं उसमें अगर हम लोग देखें यौनारंभ कब होता है तो वो 13 से 15 वर्ष की आयु में हो जाता है। इस दौरान लड़कों में परिवर्तन एवं अंतर स्पष्ट होते हैं। कैसे, आप लोग देखते हैं कि उनके मूछे दाढ़ी तो देखे होंगे निकल आते हैं, साथ ही साथ जो उनकी आवाज होती है बोले तो वॉइस होती है, उसमें क्या आता है, उसमें भारीपन आ जाता है। क्या आ जाता है, भारीपन। ठीक है ना, हल्का सा कर्कश आवाज उनकी होने लगती है, तो ये उसमें होता है। तो ये जो पॉइंट में याद रखिएगा, कभी कभी दे देता है कि चलिए यौनारंभ, लड़कों में यौनारंभ के मुख्य बिंदु लिखिए, तो आपको यह बता देना है लड़कों में यौनारंभ 13 से 15 वर्ष की आयु में होता है। इस दौरान लड़कों में परिवर्तन एवं अंतर स्पष्ट होता है। ठीक है ना। अब आता है नर जनन तंत्र के भाग एवं कार्य, यानी कि नर जनन तंत्र के भाग एवं
कार्य कौन कौन से, यानी कि ऐसा कौन कौन से अंग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य यानी कि फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्राथमिक जनन तंत्र। तो प्राथमिक जनन तंत्र या प्राथमिक प्रजनन तंत्र में पहला जो नर का होता है वो वृषण आता है, मैंने आपको पहले भी डिस्कशन कर दिया है। और जो वृषण का कार्य होता है यह नर युग्मक यानी शुक्राणु व लिंग हार्मोन्स का उत्पादन करना। तो वृषण का मेन कार्य क्या होता है, वृषण का जो मेन कार्य होता है यह नर युग्मक अर्थात शुक्राणु व लिंग हार्मोन्स का उत्पादन करना हमारा वृषण का कार्य होता है। मुख्य कार्य इसका यही होता है, ठीक है ना। तो वृषण का कार्य क्या होता है, नर युग्मक यानी शुक्राणु का निर्माण करना व लिंग हार्मोन्स का उत्पादन करना वृषण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो कि वृषण नर का प्राथमिक लैंगिक अंग माना जाता है जनन तंत्र। और दूसरा आता है आपकी सहायक जनन तंत्र। और सहायक जनन तंत्र या फिर द्वितीयक जनन तंत्र में बहुत सारे जैसे नलिकाएं होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, बाह्य जननेंद्रियां होती हैं, मतलब बहुत सारे इसमें आपके पॉइंट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो द्वितीयक जनन के अंतर्गत सबसे पहले देखें हम लोग नलिकाएं आती हैं, फिर उसके बाद ग्रंथियां देखेंगे। तो नलिकाएं में कौन कौन सी, पहली आती है शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिकाएं को ही हम लोग अपवाहक नलिकाएं भी कहते हैं। जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाहक नलिकाएं भी कहा जाता है। तो शुक्रवाहिकाओं का कार्य क्या होता है, वृषण जालक से शुक्राणुओं का अधिवृषण तक स्थानांतरण करना। शुक्रवाहिकाओं का कार्य क्या होता है, शुक्रवाहिकाओं का कार्य होता है जो वृषण जालक से शुक्राणुओं का अधिवृषण तक स्थानांतरण करना शुक्रवाहिकाओं का कार्य होता है। दूसरा आता है अधिवृषण। अब यहाँ पे एक अधिवृषण आया है, तो अधिवृषण क्या होता है, तो अधिवृषण का जो कार्य होता है यह शुक्राणुओं का परिपक्वन करने में काम आते हैं। जैसे कि आप लोग केला पकाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं, रासायनिक पदार्थों का, उसी प्रकार जब शुक्रवाहिकाएं वृषण जालक से शुक्राणुओं को अधिवृषण में लाती हैं तो अधिवृषण क्या करता है, शुक्राणुओं का परिपक्वन करता है, ठीक ना, उसको यानी कि कहीं ना कहीं वो उसको अच्छे से तैयार करता है। और शुक्रवाहक क्या होते हैं, जो शुक्रवाहक होते हैं यह शुक्राणुओं का परिवहन करते हैं। अब अधिवृषण में तो इसका परिपक्वन हो गया, तैयार हो गया। अब शुक्राणुओं को ले जाने यानी कि इसको परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किसका होता है, शुक्रवाहक का होता है। फिर इसमें आती है रस स्खलन नलिका। तो स्खलन नलिका का जो कार्य होता है वो शुक्राणुओं को शुक्रवाहिका से मूत्रवाहिनी तक ले जाना होता है। अब आता है इसमें जनन मूत्र वाहिनी। तो इसका वीर का जो परिवहन होता है स्पर्म का, उसका बस एक ही होता है, वो जनन मूत्र वाहिनी के द्वारा ही होता है। अब आता है प्यारे बच्चों यहाँ पे ग्रंथियाँ। तो इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं नर में। पहला क्या पाई जाती है, शुक्राशय। दूसरी पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। तीसरी पाई जाती है बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि। तो सबसे पहले आती है शुक्राशय। तो जो शुक्राशय ग्रंथि होती है नर में, इसका ये होता है कि वीर के द्रव का निर्माण करती है। वीर के द्रव का निर्माण कौन करता है, तो वीर के जो द्रव का निर्माण करता है वो करता है शुक्राशय करता है। दूसरी यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वीर के द्रव का निर्माण करना होता है, वीर के द्रव भाग का निर्माण करना। और बल्बोयूरेथिल ग्रंथि तो वीर के द्रव भाग का निर्माण और स्नेहन करना बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का कार्य होता है। अब आता है आपका बाह्य जननेंद्रिय। तो बाह्य जननेंद्रिय में देखिए तो पहला आता है आपका पेनिस। तो होता है क्या होता है, आपका मैथुन अंग होता है, ठीक है ना। तो ये बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत आता है। अब आती है नर जनतंत्र की स्ट्रक्चर। तो नर जनतंत्र कुछ आपका इस प्रकार से होता है, ये है आपका डिजाइन किया गया। ये जो होता है इस भाग, ये जो आप भाग देख रहे हैं, इस भाग को हम लोग मलाशय बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, मलाशय को निकालना, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये भाग है, ये इस भाग को बोलते हैं सेमिनल पुटिका बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सेमिनल पुटिका बोलते हैं। और ये जो हमारा भाग है यहाँ पे एक भाग होता है, इसको बोलते हैं वीर स्खलन नलिका, ये जो इसमें छोटी छोटी होती हैं। और ये जो भाग आपका आया है यहाँ पे, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग शुक्रवाहक। और ये जो हमारी है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि।
और ये जो यहाँ पे देखिए एक पतली सी आई है, इसको बोलते हैं जनन मूत्र वाहिनी। और ये तो आपका पूरा पूरा क्या है, आपका पेनिस है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, ये आपका अधिवृषण होता है, ये इसको अधिवृषण कहते हैं। ये जो होता है यहाँ पे देखिए इस वाले चीज को, और इस पूरे को बोलते हैं हम लोग वृषण, यानी बोलते हो टेस्टिस बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर आप जो एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी, वहाँ पे आप देख लेंगे तो इसको अच्छे समझ में आ जाएगा, और वहाँ से इसका स्ट्रक्चर भी अच्छे से बना सकते हैं। तो ये नर जनन तंत्र है। अब इसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई है, इसमें बताई है आपकी वृषण के बारे में। अब इसको हर एक चीज़ को मैं और अच्छे से विस्तार से समझेंगे। पहले तो वहाँ पे देख लिए कि वृषण क्या होता है, वृषण का कार्य क्या होता है। तो वृषण का कार्य नर युग्मक यानी शुक्राणु व लिंग हार्मोन्स का उत्पादन करना होता है, और यह नर जनतंत्र का प्राथमिक अंग माना जाता है। लेकिन अब होता है क्या, इसकी संरचना क्या है, तो हर एक चीज देखेंगे। तो देखेंगे वृषण, ये वृषण है क्या, टेस्टिस होता क्या है। तो वृषण नर के मुख्य जनन अंग होते हैं। जो वृषण होता है यह नर के क्या होते हैं, मुख्य जनन अंग होते हैं। यह उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। और यह कहाँ पे स्थित होते हैं, यह उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है, इसमें शुक्राशय से क्या आती है, एक वाहिनी आती है, और मूत्र मार्ग से इस स्खलनी वाहिनी के रूप में जाकर क्या होती है, खुलती है, ठीक है ना। तो यह आपको हो गया वृषण। अब आती है वृषण की संरचना। वृषण की संरचना कैसी होती है, यानी कि वृषण की सूक्ष्मदर्शी संरचना देखे तो प्रत्येक वृषण लगभग 250 वृषणी पिंडक या पिरामिडी वृषणी पिंडकों में विभक्त होता है। तो प्रत्येक वृषण कितने वृषणी पिरामिडी पिंडकों में विभक्त होता है, तो 250 पिरामिडी वृषणी पिंडकों में विभक्त हो या फिर इससे मिलकर बना होता है, जिसमें 1 से 4 महीन तथा अति कुंडलित शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। जिसमें 1 से 4 अतिमहीन अतिकुंडली शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। इनसे शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु बनते हैं, और इनसे ही इसमें शुक्राणु जनन की प्रोसेस होती है, और फिर किसका निर्माण होती है, शुक्राणुओं का प्यारे बच्चों निर्माण होती है। क्लियर हुई यहाँ तक बात, क्लियर हुई कि नहीं। चलिए, शुक्रजनक नलिकाओं के अतिरिक्त पिंडक के ऊतक में रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु तथा अंतराली कोशिकाएं भी होती हैं। इन्हें लीडिंग कोशिका भी कहते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें ही प्यारे बच्चों लीडिंग कोशिकाओं का भी नाम दिया गया है। ये कोशिकाएं ब्यूटाइनिजिन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, जो शुक्र जनन को क्या करती हैं, प्रेरित करता है, और यही शुक्र जनन को क्या करता है प्यारे बच्चों, प्रेरित करता है। ओके, तो अब आपका आता है जननिक उपकला। अगर जननिक उपकला जो होती है वह देखें तो वो उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जननिक उपकला में प्यारे बच्चों कितने प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तो जननिक उपकला में कुल 2 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। पहली देखें तो शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्रजन कोशिकाएं, और दूसरी शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करने वाली सरटोली कोशिकाएं। तो जो जननिक उपकला होती है उसमें प्यारे बच्चों 2 प्रकार की, याद रखना, 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहली शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्रजन कोशिकाएं, दूसरा शुक्राणुओं को सहारा प्रदान करने वाली सरटोली कोशिकाएं होती हैं। अब इसके बाद आता है आपका वृषण कोश। अब क्या आता है आपका वृषण कोश। तो वृषण मैंने देखा, वृषण की संरचना देखा, वृषण कोश आता है तो टांगों के बीच में लटका थैलीनुमा कोश जिसमें दोनों वृषण स्थित होते हैं वृषण कोश कहलाता है। तो जो पैरों के बीच में एक थैलीनुमा कोश होता है जिसमें दोनों क्या होते हैं, टेस्टिस उपस्थित रहते हैं, उसे ही हम लोग वृषण कोश कहते हैं। यह पतली रोमयुक्त त्वचा द्वारा घिरा रहता है, और यह किसके द्वारा घिरा रहता है, यह पतली रोमयुक्त त्वचा के द्वारा घिरा होता है। अगले पॉइंट में देखें
तो वृषणों का उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होना इसलिए आवश्यक है कि उदर की अपेक्षा वृषण कोशों का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्र जनन के लिए क्या होता है, एक आदर्श क्रम होता है। तो ये आदर्श तापक्रम क्या होता है, जिसपे कोई जनन की क्रिया संपन्न होती है। जनन की क्रिया में कम ताप की आवश्यकता होती है और वृषण कोश में आपका पाया जाता है क्या, शुक्राणु, और इसलिए वृषण जो होता है वो शरीर के बाहर स्थित होता है, क्योंकि उसका ताप शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका तीसरा, शुक्रवाहिकाएं। अब क्या आती प्यारे बच्चों, आपकी शुक्रवाहिकाएं आती हैं। तो ये 10 से 20 सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो वृषण जालक से निकलती हैं। यह 10 से 20 क्या है, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो कहाँ से निकलती है, जो वृषण जालक से निकलती हैं, तथा वृषण के पश्च सतह पर एक लंबी नलिका एपिडिडाइमिस में खुलती हैं और फिर यह जाके कहाँ पे खुलती हैं, यह पश्च सतह पर एक लंबी नलिका के रूप में एपिडिडाइमिस में जाकर खुलती हैं। अब चौथा जो आता है प्यारे बच्चों, आता है आपका शुक्रवाहिनी। अब क्या आता है आपका, शुक्रवाहिनी। तो प्रत्येक वृषण के पुच्छ अधिवृषण से लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी सीधी नलिका निकलती है, जिसे शुक्रवाहिनी नली कहते हैं या शुक्रवाहक नली कहा जाता है। इसी को शुक्रवाहिनी भी कहते हैं। तो प्रत्येक वृषण के पुच्छ अधिवृषण से एक 30 सेंटीमीटर क्या और निकलती है, लंबी सीधी नलिका निकलती है। इसे ही शुक्रवाहिनी या शुक्रवाहक नली कहते हैं। और यह हमेशा और हमेशा स्खलन वाहिनी बनाती है और एक किसका निर्माण करती है, स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। अब बच्चों आता है आपका शुक्राशय। अब क्या आता है शुक्राशय, तो ये एक जोड़ी मांसल ग्रंथिल थैली के आकार की संरचना होती है। तो जो शुक्राशय होती है यह एक जोड़ी मांसल ग्रंथिल थैली के आकार क्या होती है, आपकी संरचना होती है। प्रत्येक शुक्राशय से अनेक अंधवर्ध निकले होते हैं, जिससे शुक्रीय तरल का स्राव होता है। यह तरल स्पर्म का अत्यधिक भाग बनाता है। ठीक है, यह वीर्य क्या करता है, अत्यधिक भाग क्रिएट करता है। इसमें फ्रैक्टोज, प्रोटीन, साइट्रेट आदि उपस्थित होते हैं। प्रत्येक शुक्राशय से निकली छोटी वाहिनी अपनी ओर के शुक्रवाहिनी से मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। अब ये जो स्खलन वाहिनी बनाती है होती क्या है, तो प्रत्येक शुक्राशय से एक स्खलन वाहिनी प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग से मिलकर एक मूत्रजन नलिका का निर्माण करती है। फिर आता है यहाँ पे मूत्रमार्ग। तो मूत्राशय से एक वाहिनी निकलकर मूत्रजन छिद्र द्वारा पेनिस के शीर्ष पर जाके कहाँ खुलती है, बाहर की ओर खुलती है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि। अब क्या आती है आपकी, वाती प्यारे बच्चों, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो यह भूरे रंग की अखरोट के आकार की ग्रंथि है। यह जलीय क्षारी दुधिया रंग का तरल पदार्थ स्रावित करती है। यह शुक्राणुओं को हमेशा और हमेशा सक्रिय बनाता है। फिर आती है आपकी बल्बो यूरिथ्रल या काउपर की ग्रंथियां। तो मूत्रमार्ग के दोनों तरफ एक छोटी पीले रंग की ग्रंथियां होती है, जिन्हें काउपर ग्रंथियां कहा जाता है। ये क्षारी श्लेष्म युक्त द्रव का स्राव करती हैं। बाकी तो ये आपको तो पता ही है, इतना तो समझदार है। इसको आप देख लीजिए, यह त्वचा से ढका रहता है और इसके अंदर का भाग अत्यधिक संवहनी और स्पंजी होता है। अब बात आती है आपकी सीमन की। तो मैथुन के समय पेनिस के शीर्ष भाग में स्थित मूत्रजनन छिद्र से जो द्रव निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। सीमन में उपस्थित शुक्राणु प्रायः 10% होते हैं को छान कर अलग कर देने से जो द्रव बच जाता है उसे हम लोग शुक्रीय
जीव द्रव्य कहते हैं। इसको ही क्या बोला जाता है, इसको ही प्यारे बच्चों शुक्री जीव द्रव्य का नाम दे देते हैं। नर जनन तंत्र हो गया। अब आपका आता है मादा जनन तंत्र। अब क्या आता है आपका मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र में भी दो होते हैं, एक प्राथमिक जनन तंत्र होता है और दूसरा सहायक जनन तंत्र या द्वितीयक जनन तंत्र होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्राथमिक जनन तंत्र, जिस प्रकार जो नर में प्राथमिक जनन तंत्र होता है प्यारे बच्चों, वह आपका क्या होता है, तो वह आपका होता है टेस्टिस, बोले तो वृषण, वो प्राथमिक जनन तंत्र होता है पुरुषों में। लेकिन अगर हम लोग मादाओं में बात करें तो जो प्राथमिक लैंगिक अंग के रूप में होता है, इसमें प्यारे बच्चों आपका होता है अंडाशय। इसमें क्या होता है, इसमें प्यारे बच्चों आपका अंडाशय होता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक लैंगिक अंग, तो मादा में अंडाशय की जनन कोशिकाएं विभाजन एवं परिपक्वन के फलस्वरूप युग्मक का निर्माण करती हैं। जो मादा में अंडाशय की जो जनन कोशिकाएं होती हैं, यह विभाजन एवं परिपक्वन को फलस्वरूप युग्मक का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। मादा के अंडाशय से स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन द्वितीयक एवं बाह्य लैंगिक लक्षणों, सहायक मादा ग्रंथियों तथा रज चक्र या मासिक चक्र का विकास एवं नियमन करती है। ओके, अब प्यारे बच्चों आपका आता है, वो आता है सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। तो मादा के प्रमुख सहायक अंग अंडवाहिनी, गर्भाशय, विजाइना, भग, बर्थोली ग्रंथियां इत्यादि होती हैं। अब आता है इनमें यौनारंभ के बारे में। तो लड़कियों में यौनारंभ 10 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है। तो लड़कियों में जो आपका यौनारंभ कब होता है, तो लड़कियों में जो प्यारे बच्चों यौनारंभ होता है आपका, वो होता है 10 से 14 वर्ष की आयु में इनका यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। अब आती है मादा जनतंत्र का फिगर कैसे बनाएंगे। तो मादा जनतंत्र का फिगर प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे। देखिए ये आपका फिगर होता है, ये जो होती है इसमें देखिए दो जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, एक जोड़ी इधर अंडाशय पाया जाता है, एक जोड़ी इधर, और यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग कीपक का नाम देते हैं, कीपक, कीपक बोल देते हैं। दो अंडवाहिनियां होती है, देखिए एक इस तरफ है और एक इस तरफ। वाहिनियों का कार्य होता है अंडाशय से अंडाणु को बाहर की गर्भाशय की ओर ले आना। और इसमें क्या है, आप देखिए अंडाशय में अंड का विकास हो रहा है, इसको बोलते हैं गर्भाशय पेशी स्तर और इसको बोलते हैं गर्भाशय अंतः स्तर। और ये जो चीज होती है ये यहाँ से पूरा यहाँ तक लेके इसको बोलते हैं गर्भाशय ग्रीवा, और ये जो होती है इसको हम लोग योनि का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये मादा जनतंत्र का कुछ मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपका फिगर है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इस फिगर को आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम लोग इसके जितने भी पार्ट हैं जो जो आपको इम्पोर्टेंट है उसको बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे है ओवरी, ओवरी यानी बोले तो अंडाशय को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो ओवरी फीमेल की प्राथमिक लैंगिक अंग है। जो ओवरी होती है ये किसी भी फीमेल की क्या होती है, एक प्राथमिक लैंगिक अंग होती है, जो फीमेल युग्मक यानी कि स्त्री युग्मक और कई एस्टेरॉयड हार्मोन्स उत्पन्न करती है, ठीक है। तो यह देखें, तो यह स्त्री युग्मक और कई स्टेरॉयड हार्मोन्स को उत्पन्न करती है। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक ओवरी स्थित होता है। तो जो उदर के भाग के दोनों ओर देखें तो कितने ओवरी होते हैं, एक एक ओवरी स्थित होता है, ठीक है। यह श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं द्वारा जुड़े होते हैं। और ये किससे जुड़े होते हैं, यह श्रोणि भित्ति और गर्भाशय से दोनों स्नायुओं द्वारा जुड़े होते हैं। अब आती है आपकी अंडवाहिनी। तो अंडवाहिनियां गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिका का निर्माण करती हैं या फिर स्त्री सहायक नलिका बनाती है। तो जो अंडवाहिनियां होती हैं गर्भाशय
और विजाइना मिलकर स्त्री सहायक नलिका का निर्माण करती हैं। अब आते हैं प्यारे बच्चों आपका गर्भाशय, बोले तो यूट्रस। ये गर्भाशय क्या होता है? तो प्रत्येक मादा में केवल एक गर्भाशय होता है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक मादा में केवल एक ही गर्भाशय होता है। गर्भाशय एक ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ओके, और ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल कहते हैं। और जो प्यारे बच्चों ग्रीवा की गुहा होती है उसे ही को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीवा नाल का नाम देते हैं, जो योनि के साथ मिलकर एक जन्म नाल यानी कि बर्थ कैनल की रचना करती है। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। कौन कौन सी? पहली देखें तो बाहरी परतें झिल्लीमय अस्तर को परिगर्भाशय कहते हैं। दूसरा, मध्य मोटे चिकने पेशी अस्तर को गर्भाशय पेशी अस्तर कहते हैं। और तीसरा, आंतरिक ग्रंथिल अस्तर को गर्भाशय अंतः अस्तर कहते हैं, जो गर्भाशय युक्त को अस्तरित करती है। आता है प्यारे बच्चों आपका अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना। तो प्रत्येक अंडाशय के बाहर की ओर घनाकार जननिक उपकला होती है। जननिक उपकला के बाहर का आवरण पेरिटोनियम कहलाता है। और जो जननिक उपकला के बाहर का आवरण होता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पेरिटोनियम का नाम दे देते हैं। जननिक उपकला के ठीक नीचे सघन संयोजी ऊतक की एक सफेद परत होती है, जैसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसी को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। अंडाशय के भीतर के ऊतक को स्ट्रोमा कहा जाता है, और जो अंडाशय के भीतर का ऊतक होता है उसको हम लोग प्यारे बच्चों अंडाशय, हम लोग उसी को स्ट्रोमा कह देते हैं। ओके, परिपक्व अंडाशयी पुटक ग्रैफिकन पुटिका कहलाता है। और जो परिपक्व ग्रैफियन जो अंडाशयी पुटक होते हैं उसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग ग्रैफियन पुटिका का नाम दे देते हैं, जो अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित FSH के नियंत्रण में वृद्धि करता है। अगला देखें तो इसकी पुटक कोशिकाएं मादा लिंग हार्मोन्स एस्ट्रोजन का श्रावण करती हैं। और जो इसकी पुटक कोशिकाएं होती है वो मादा लिंग हार्मोन्स अर्थात एस्ट्रोजन का श्रावण करती है। सब ऑब्जेक्टिव में आपके प्रश्न बोर्ड में बन जाएंगे। प्रत्येक पुटिका में एक अंड कोशिका होती है जो अंडाणु बनाती है। और जितने भी पुटिका होती है इसमें क्या होती है? एक प्यारे बच्चों अंड कोशिका होती है जो अंडाणु का निर्माण करती है। जननिक उपकला कोशिकाएं स्ट्रोमा में धंसकर पुटिका बनाती हैं। एक वयस्क मादा के दोनों अंडाशयों में लगभग 1,20,000 से 1,60,000 पुटिका पाई जाती है। तो जितनी भी मादा हमारी वयस्क होती हैं उसमें दोनों अंडाशयों में लगभग कितनी पुटिका पाई जाती है? तो दोनों में 1,20,000 से 1,60,000 पुटिका पाई जाती हैं। लेकिन इनमें से केवल 450 ही पूरे प्रजनन काल में परिपक्व होते हैं, बाकी पूरे क्या हो जाते हैं? और नष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, इसमें से केवल 450 ही परिपक्व होंगे या फिर बनेंगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? नष्ट हो जाते हैं। शेष भिन्न भिन्न समय पर नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने की क्रिया को पुटकीय जीर्णता कहते हैं। अर्थात पुटकीय जीर्णता क्या होता है? तो जो पुटकीय जीर्णता होता है वह जो पुटिका होती है जब वो नष्ट हो जाती है तो इसको हम लोग पुटकीय जीर्णता का नाम दे देते हैं। दोनों अंडाशयों में एकांतरित रूप में केवल एक अंडाशयी पुटक प्रत्येक 28 दिन पर परिपक्व होता है। अगर देखें तो प्रत्येक जो पुटक होते हैं वो 28 दिन पर ही परिपक्व होते हैं। देखिए फिगर आपको बनाना होगा तो स्क्रीनशॉट करके बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे फिगर ऐड कर दिया है, समझ के इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना,
ये आपकी अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना है। अब बात आती है युग्मक जनन की। किसकी प्यारे बच्चों बात आती है? युग्मक जनन की बात आती है। तो जननांगों में युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। दो जननांग होंगे, उसमें क्या बनेंगे? उसमें युग्मक बनेंगे, और इसी को बनने की क्रिया जो होती है उसे ही हम लोग युग्मक जनन का नाम दिए हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्मक जनन विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु बनाती हैं। क्लियर हुआ? जननांगों में युग्मक बनने की जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। प्राथमिक लैंगिक अंग पुरुषों में वृषण होता है और स्त्रियों में क्या होती है? अंडाशय, जो कि युग्मक जनन विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण करते हैं। अब आते हैं प्यारे बच्चों आपका शुक्र जनन यानी कि स्पर्माटोजेनेसिस। तो वृषणों की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। वृषण की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया पुरुष में यौनारंभ के प्रारंभ होने के समय शुरू होता है। और ये प्रक्रिया कब शुरू होता है? यह प्रक्रिया प्यारे बच्चों पुरुषों में यौनारंभ के प्रारंभ होने के समय ही शुरू हो जाता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया। क्लियर? शुक्र जनन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला, जनन कोशिकाओं से स्पर्मेडिट का निर्माण, और दूसरा स्पर्मेडिट से शुक्राणु का बनना। तो शुक्र जनन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला, जनन कोशिकाओं से स्पर्मेडिट का निर्माण, और दूसरा स्पर्मेडिट से शुक्राणु का बनना। इतना क्लियर हुआ? अब इसमें पहला हम लोग देखते हैं जनन कोशिकाओं में स्पर्मेडिट का निर्माण। तो इसमें निम्नलिखित तीन अवस्थाएं होती हैं। जनन कोशिकाओं में स्पर्मेडिट का जो निर्माण होने की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन प्रावस्थाएं या फिर अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है गुणन प्रावस्था या गुणन अवस्था। तो प्राथमिक जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये द्विगुणित होती है। तो प्राथमिक जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ये क्या होती है? द्विगुणित होती हैं। दूसरी आपकी आती है वृद्धि प्रावस्था या फिर वृद्धि अवस्था। तो शुक्राणु कोशिकाएं जैसे सरटोली कोशिकाओं से पोषक पदार्थ ग्रहण करती हैं और वृद्धि करके प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करती हैं, और ये प्राय क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं। तीसरी जो आती है वो आती है आपकी परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन प्रावस्था, तो इस प्रावस्था में प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित स्पर्मेडिट का निर्माण होता है। तो जो परिपक्वन प्रावस्था होती है, इस प्रावस्था में प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री क्या होता है प्यारे बच्चों? विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित स्पर्मेडिट का निर्माण होता है। अगला आता है आपका स्पर्मेडिट से शुक्राणु का बनना। स्पर्मेडिट से शुक्राणु का बनना, तो यह प्रक्रिया शुक्राणु जनन या शुक्र कायांतरण कहलाती है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को शुक्राणु जनन कहते हैं या शुक्र कायांतरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में अचल एवं गोल स्पर्मेडिड एक अति सक्रिय गतिशील सूक्ष्म शुक्राणु में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रक्रिया में अचल एवं गोल स्पर्मेडिड एक अति सक्रिय गतिशील सूक्ष्म शुक्राणु में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? परिवर्तित हो जाता है। बात क्लियर हुई? तो यहां पे देख सकते हैं पहला जो जनन कोशिका में स्पर्मेडिड का निर्माण होता है उसमें पहले गुणन अवस्था होती है। गुणन मतलब ये टूटते हैं, इनका द्विसूत्री विभाजन होता है। तो शुक्रजन
कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है तो शुक्रजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर इसके फलस्वरूप प्राथमिक स्पर्मेटोसाइड एक आता है और इसका वृद्धि प्रावस्था होती है। फिर इनका एक गुणित होता है, यानी कि अब इनका फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइड का बनती हैं और इसी को परिपक्व प्रावस्था बोलते हैं और फिर इससे स्पर्मेटिड का निर्माण होती है। ओके, तो इतना आप क्लियर कर लीजिएगा। अब बात आती है शुक्राणु की। किसकी बात आती है प्यारे बच्चों? शुक्राणु की। ये शुक्राणु क्या होते हैं, फिगर भी मैं आपको इसको बताऊंगा और बहुत ही अच्छे से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तो शुक्राणु, शुक्राणु को बोलते हैं स्पर्म। तो शुक्राणु होता क्या है? मानव में शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। जो शुक्राणु होता है मनुष्यों का, वो कितने मीटर लंबा होता है? तो मनुष्यों का जो शुक्राणु होता है वो लगभग 60 माइक्रोमीटर प्यारे बच्चों लंबा होता है। ठीक है, इसमें देखिए तो इसमें 3 चीज पाए जाते हैं। पहला क्या पाया जाता है? सिर पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है? ग्रीवा एवं मध्य भाग पाया जाता है। और तीसरा जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्यारे बच्चों पुच्छ, बोले तो टेल पाई जाती है। तो इसमें स्पर्म में 3 भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है सिर। तो इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। जो सिर वाला भाग होता है इसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं? तो इसमें केंद्रक होता है तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। क्लियर? सिर का प्रारंभिक भाग एक्रोसोम होता है। जो सिर का प्रारंभिक भाग होता है वो क्या होता है? एक्रोसोम में भी जब फिगर से समझाएंगे तो आपको और डिटेल के साथ समझ में आएगा। जो गोल्जी काय द्वारा निर्मित होता है। जो एक्रोसोम होता है किसका बना होता है? यह गोल्जी काय का बना होता है, जिससे अंडे के आवरण को घोलने वाले एंजाइम्स स्रावित होते हैं। और यह यहाँ से क्या होते हैं? यहाँ से ऐसे एंजाइम स्रावित होते हैं जो अंडे के आवरण को तोड़ के अंदर की ओर घुस जाए घोल के उसको। इस प्रकार यह निषेचन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो थोड़ा फिगर देख लेते तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने सिर की बात की थी। किसकी बात की थी प्यारे बच्चों? यहाँ पे हमने सिर की बात की थी। ठीक है ना? सिर की तो बात किए थे कि और किसी किए थे? सिर की ही किए थे। तो ये देखिए, ये है एक्रोसोम और जो एक्रोसोम होता है यह किसका बना होता है? गोल्जी काय का बना होता है, जो कि अंडे को आवरण को तोड़ने वाले एंजाइम्स इसमें होते हैं। और इसी के अंदर गुणसूत्र होता है। इसी सिर के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र होता है। यही घुसेगा और वहां पे गुणसूत्र अपना देगा तो वहां पे लड़की और लड़के का निर्माण करेगा। और यहाँ पे क्या होता है? ये कोशिका द्रव्य होती है। ठीक है ना? तो ये आपका क्या होता है? सिर वाला भाग होता है। अगला आता है ग्रीवा या फिर मध्य भाग। तो इस भाग में एक जोड़ी तारक काय उपस्थित होते हैं। इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अच्छी तंतु उपस्थित होता है। इस भाग से शुक्राणु के अंत तक क्या होता है? एक अच्छी तंतु उपस्थित होता है। इस अच्छी तंतु के चारों ओर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है और यहाँ पे एक अच्छी तंतु है जो कि पूंछ तक चली जाती है सीधी। देखिए ये अच्छी तंतु है जो कि पूंछ तक चली जाती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इस अच्छी तंतु को ऊर्जा प्रदान करते हैं और फिर ये अच्छी तंतु पूंछ को तैरने में सहारा देता है। अब आती है पूंछ की। तो ग्रीवा व मध्य भाग का अच्छी तंतु इस भाग में उपस्थित रहता है। इसके कुछ भाग पर कोशिका द्रव्य का आवरण होता है जिसे मुख्य खंड कहते हैं, तथा शेष भाग जिस पर कोशिका द्रव्य का आवरण नहीं होता उसे अंतः खंड कहते हैं। उसको क्या बोल दिया जाता है? अंतः खंड का नाम दे दिया जाता है। तो ये है आपकी स्पर्म की संरचना। तो इसकी शॉर्ट करके मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर करा दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा बस। बाकी नीचे का पूछ है तो ये आप इसको बना लीजिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब आता है प्यारे बच्चों आपका अंड जनन। अब क्या आता है? अब आता है आपका अंड जनन आता है। ठीक है ना? चलिए तो अंड जनन देखते हैं हम लोग। द्विगुणित मातृ कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा
अंड कोशिका का निर्माण अंड जनन कहलाता है। तो अंड जनन क्या होता है? द्विगुणित अंड मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अंड कोशिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? अंड जनन कहलाता है। यह प्रक्रिया भी 3 चरणों में पूर्ण होती है, और ये प्रोसेस होती कितने चरणों में पूर्ण होती है? 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहली क्या है? गुणन अवस्था, दूसरी है वृद्धि अवस्था, और तीसरी है परिपक्वन अवस्था या प्रावस्था। तो सबसे पहले आती है गुणन प्रावस्था। तो अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाशयी पुटिकाओं का निर्माण होता है, जिसे अंडाणु जनन कहती है। बात समझ आई? अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाशयी पुटिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। इसे ही हम लोग अंडाणु जनन कहते हैं, और ये द्विगुणित होती है। ये कैसी होती है? तो ये द्विगुणित होती है। फिर आती है प्यारे बच्चों आपकी वृद्धि प्रावस्था, बोले तो परिपक्वन प्रावस्था, सॉरी वृद्धि प्रावस्था है वृद्धि अवस्था। तो अंडाणु जनन के समूह में से एक कोशिका वृद्धि करके प्राथमिक अंडक बनाती है। अंडाणु जनन के समूह में से एक कोशिका क्या करती है? वृद्धि करती है। इसके बाद प्राथमिक अंडक का निर्माण करती है, जो कणिकामय कोशिकाओं से घिर जाती है, और फिर यही कणिकामय कोशिकाओं से क्या होती जाके घिर जाती है। अब आती है आपकी परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन प्रावस्था। तो द्वितीयक ग्राफिकन पुटिकाओं में उपस्थित प्राथमिक ऊसासाइट में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 असमान अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। एक बड़ी अगुणित द्वितीयक ऊसासाइट तथा एक छोटी पोलर काय बनती है। अंडाणु में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडाणु तथा द्वितीय पोलर काय का निर्माण होता है। अंडाणु को ही डिंब कहा जाता है, और जो अंडाणु होती है उसे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? डिंब कहा जाता है। ध्रुव कोशिकाएं जनन में भाग नहीं लेती, जो जनन प्रोसेस होता है उसमें भाग नहीं लेती है, और शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। और फिर ये क्या होती है? बहुत ही अतिशीघ्र क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। यहाँ पे है इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। पहला जो होता है गुणन प्रावस्था, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना, और इसी को हम लोग प्राथमिक जनन कोशिका कहते हैं। इसके फलस्वरूप अंडाणु जनन होता है। फिर वृद्धि प्रावस्था होती है, जिसके फलस्वरूप प्रथम पोलर काय बनते हैं। फिर परिपक्वन प्रावस्था होती है, जिससे द्वितीयक पोलर काय बनते हैं, और फिर इससे ही अंडाणु या फिर डिंब बन जाते हैं। तो ये अंड जनन की क्या है? प्रोसेस है, अंड जनन की प्रक्रिया है। अब आपका प्यारे बच्चों आता है अंड, यानी बोले तो ओवम। तो अंड क्या होता है? तो मानव का अंड गोल अकवचीय, अकवचीय का मतलब होता है इसमें कोई भी कवच नहीं पाया जाता, अपीतकी एवं अचल मादा युग्मक होता है। तो जो मानव का अंड होता है यह गोल होता है, पहली बात। दूसरा अकवचु, यानी इसमें कोई कवच नहीं होता है। अपीतकी एवं अचल मादा युग्मक है। इसके कोशिका द्रव्य को उप्लाज्म कहते हैं, और इसका जो कोशिका द्रव्य होता है उसको क्या बोलते हैं? उप्लाज्म बोला जाता है। अंड 2 आवरणों, एक अकोशिकीय जोना पेल्यूसिडा एवं एक बहुकोशिकीय कोरोना रेडिएटा से घिरा होता है। तो अंड 2 आवरणों, एक अकोशिकीय जोना पेल्यूसिडा एवं एक बहुकोशिकीय कोरोना रेडिएटा से क्या होता है प्यारे बच्चों? घिरा होता है। बात क्लियर हुई? अब बात आती है गुणसूत्र, बोले तो क्रोमोसोम। तो इंटरफेज केंद्रक का क्रोमेटिन जालक कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर धागों या छड़ों के समान संरचना बनाती है। इन रचनाओं के गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्र क्या होता है? क्रोमोसोम। तो इंटरफेज कोशिका का, इंटरफेज केंद्रक का क्रोमेटिन जालक कोशिका विभाजन से के समय क्या होता है? संघनित होता है, और संघनित होकर धागों या छड़ों के समान संरचना बनाती है, और इन रचनाओं को ही क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। स्ट्रासबर्गर ने 1875 में इसकी खोज की थी, और इसकी खोज किसने किया था? सन 1875 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर ने
किया था। किसकी खोज किया था? गुणसूत्र की खोज किया था। अब आती है गुणसूत्र के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र के कार्य क्या क्या है? तो गुणसूत्र आनुवांशिक वाहक है। जो गुणसूत्र होता है क्या है? अनुवांशिक वाहक है। ये डीएनए अंडाणुओं के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं? तो ये डीएनए अंडाणुओं के प्यारे बच्चों बने होते हैं, जिनमें विभिन्न क्रियाओं के लिए संदेश निहित होता है। और इसमें विभिन्न क्रियाओं के लिए क्या निहित होता है? तो इसमें विभिन्न क्रियाओं के लिए प्यारे बच्चों संदेश निहित होता है। अगला देखिए, तो जो गुणसूत्र होते हैं, बोले तो गुणसूत्र, तो गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण से, गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण से, गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण से संतति गुणसूत्र बनते हैं, जो संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। और ये क्या होते हैं? संतति कोशिकाओं में प्यारे बच्चों लास्ट में पहुंच जाते हैं। क्लियर? इतना आपको समझाया कि नहीं? आप जरूर से जरूर कमेंट करें। जो नहीं समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, तो उसको लेके आप जरूर से जरूर कमेंट करें, ताकि मैं उसको आपको बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास कर पाऊँ। ठीक है ना? और कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, आशा यही करते हैं। और कहीं से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब आता है प्यारे बच्चों लिंग निर्धारण। बोले तो सेक्स डिटर्मिनेशन। किसकी बात आती है? सेक्स निर्धारण की, यानी बोले तो लिंग निर्धारण की। तो कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडों के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या फिर मादा, यानी कि वह लड़का होगा या फिर क्या होगी? लड़की होगी। अब मनुष्य में लिंग निर्धारण, तो मैकलेंग के अनुसार लिंग भी एक अनुवांशिक लक्षण है। मैकलेंग जो थे उन्होंने ये बताया कि जो लिंग होता है यह भी क्या होता है? एक अनुवांशिक लक्षण होता है। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। जो मनुष्य होते हैं उसमें कुल गुणसूत्र कितना होती है संख्या? तो इसमें कुल 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है। इनमें से 44 गुणसूत्रों के 22 समजात जोड़े होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। होते हैं तो कुल 46, लेकिन जो 44 गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े तक, 1 से लेकर 23 जोड़े तक वो समजात होते हैं, यानी नर और मादा दोनों में क्या होंगे? समान रहते हैं। इसी को हम लोग ऑटोसोम्स बोल देते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है? वो भिन्न होता है, यानी कि मेल में XX और फीमेल में YY होता है। सॉरी, फीमेल में XX और मेल में XY होता है। क्लियर? पुरुष तथा स्त्री में लिंग गुणसूत्र का एक जोड़ा भिन्न होता है। पुरुष में देखिए 22 जोड़े समान, स्त्री में 22 जोड़े समान, लेकिन लास्ट का 23वां जोड़ा XY हो जाता है और इसमें XX हो जाता है। कुल 46 गुणसूत्र पुरुष में और 46 गुणसूत्र स्त्री में। अर्थात मनुष्य में लड़के अथवा लड़की का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। ये XY और XX पर ही निर्भर करता है। जैसे एक नर है, दूसरा क्या है? मादा है। नर से युग्मनज का निर्माण हुआ, ये XY और ये XX। जब नर का X मादा का X मिलते हैं तो XX बनाते हैं, तो वो लड़की पैदा होगी। अगर मादा का X और नर का Y मिलता है तो XY बनता है, जिसके फलस्वरूप लड़का पैदा होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ, यानी कि जो बच्चे पैदा होना केवल पुरुषों पर ही निर्भर होता है। अगर उनका X गया तो लड़की, Y गया तो लड़का होगा। जिस बच्चे में अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत, यानी कि वंशानुगत हुआ है, यानी कि X गुणसूत्र प्राप्त हुआ है, तो वह लड़की होगी। एवं पिता से अगर Y गुणसूत्र वंशानुगत हुआ तो क्या हुआ? वह लड़का पैदा होगा। क्लियर? अब बात आती है आपकी मासिक चक्र की। बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये मासिक चक्र क्या होता है प्यारे बच्चों? तो मादा प्राइमेटों में होने वाले जनन चक्र को आवर्त चक्र या फिर मासिक चक्र कहा जाता है। तो मासिक चक्र क्या होता है? मादा प्राइमेटों में होने वाले जनन चक्र को आवर्त चक्र या फिर मासिक चक्र कहते हैं।
प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है और इसे ही रजोधर्म कहा जाता है। तो जो प्राथमिक ऋतुस्राव होती है शुरुआत यौनारंभ पर ही शुरू होती है, जिसे रजोधर्म कहते हैं। स्त्रियों में यह आवर्त चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया में अंडोत्सर्ग होता है, लगभग 3 से 5 दिन तक रक्तस्राव होता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है, यानी कि अंडाणु का उत्सर्जन होता है और लगभग 305 दिन तक रक्तस्राव होता है। अब बात आती है निषेचन की, फर्टिलाइजेशन की। तो अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक तथा शुक्राणु यानी कि नर युग्मक का संलयन, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, इसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। अब आती है भ्रूणी परिवर्धन की। तो गर्भाशय में निषेचित अंडों के प्रत्यारोपण के पश्चात अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं। तब यह 2 से 4, 2, 4, 8, 2, 8, 16 संतति कोशिकाएं, जिसे कोरक खंड कहते हैं, की रचना करता है। 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को मोरीला कहते हैं और जो 8 से 16 कोरक खंड होते हैं उस भ्रूण को क्या बोल देते हैं, मोरूला बोल देते हैं। यह कोरक पुटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमियर्स बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं, जिसे पोष कोरक कहा जाता है। इसे क्या बोल देते हैं हम लोग, पोष कोरक का नाम दे देते हैं। क्लियर हुआ। ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय अंतः स्तर में अंतः स्थापित हो जाते हैं, इसे ही अंतःरोपण कहते हैं और बाद में सगर्भता का रूप धारण कर लेती है। अब आती है प्यारे बच्चों आपका मनुष्य में युग्मनज में विदलन। मनुष्य के युग्मनज में विदलन, तो सबसे पहला होता है विदलन या विखंडन या मोरूला का निर्माण। तो निषेचन के पश्चात युग्मनज में तेजी से समसूत्री विभाजन होता है, अतः यह अनेक कोशिकाओं के समूह में विभाजित हो जाता है। इस और उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रक्रिया को विदलन कहते हैं और विदलन द्वारा बनी कोशिकाएं ब्लास्टोमियर्स कहलाती हैं। और जो विदलन द्वारा बनी कोशिकाएं होती है उसे हम लोग ब्लास्टोमियर्स का नाम देते हैं। दूसरा, ब्लास्टूला का निर्माण। तो कोशिकाओं की बाह्य सतह चपटी होकर ट्रोफोब्लास्ट बनाती है, जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियल ग्रंथियों से स्रावित पोषक पदार्थ ग्रहण करती है। ट्रोफोब्लास्ट द्वारा तरल एक नई केंद्र की गुहा में एकत्रित हो जाती है, जिसे ब्लास्टोसिल कहते हैं। यह एक पुटी के रूप में स्थानांतरित हो जाती है, जिसे हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। फिर आता है अंतरोपण अथवा प्रत्यारोपण। तो मादा के गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट का स्थापित होना प्रत्यारोपण कहलाता है। सामान्यतः यह देखिए प्यारे बच्चों, तो निषेचन के 7वें दिन होता है। अब आती है आपकी बाह्य भ्रूण कलाएं या फिर गर्भ झिल्लियां। तो बाह्य भ्रूण कलाएं सिर्फ एमनियोट्स जैसे स्तनी सरीसृप ट्रोफोब्लास्ट निर्मित करती हैं। यह विशेष कार्य करती है और ये 4 प्रकार की होती हैं। पहले क्या होती है, योग सैक। तो यह भ्रूण के नीचे विकसित होती है। इसकी भित्ति ट्रोफोब्लास्ट तथा एंडोब्लास्ट युक्त होती है, जो बाद में एंडोडर्म तथा मीसोडर्म में बदल जाती हैं। दूसरी आती है एमनियोन। तो यह आंतरिक एक्टोडर्म तथा बाह्य मीसोडर्म का सबसे भीतरी भाग है। एमनियोन भ्रूण की रक्षा करती हैं और भ्रूण की बाहरी आघातों से भी यह रक्षा करती हैं। फिर आती है कोरियोन की। तो यह भ्रूण के चारों ओर होती हैं तथा इसके भीतर की ओर दैहिक मीसोडर्म व बाहर की ओर एक्टोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट होता है। फिर आता है आपका अप्रापोशिका। तो इसका विकास एक छोटे कोष के रूप में भ्रूण की आहार नाल के एक्टोडर्म से होता है। नाभिरज्जु की मदद से यह भ्रूण से क्या होती है, जुड़ी रहती है। बात क्लियर हुई। अब आपकी आती है अपरा, जिसको बोलते हैं प्लासेंटा। तो मादा एवं भ्रूण के रक्त के मध्य विभिन्न पदार्थों के विनिमय हेतु भ्रूण की भ्रूणी झिल्लियां मुख्यतः जरायु एवं अपरापोशिका गर्भाशय दीवारों के निकट स्थित होती हैं। भ्रूण की भ्रूणी झिल्लियों एवं स्त्रियों की गर्भाशय श्लेष्मिका से मिलकर बनी संयुक्त संरचना, जिसके द्वारा भ्रूण तथा मादा के रक्त के बीच
विभिन्न पदार्थों का विनिमय होता है उसे ही अपरा कहते हैं। अब बात आती है अपरा का कार्य क्या होता है। तो अपरा का कार्य वसा, ग्लाइकोजन तथा लौह का संचय करना होता है। अपरा का ट्रोपोब्लास्ट इनमें से गुजरने वाले प्रोटीन का अपघटन करना होता है। यह चेचक, खसरा, डिप्थीरिया आदि रोगों के एंटीबॉडीज माता के रक्त से गर्भ पहुंचकर इन रोगों से बचाता है और यह यकृत के निर्माण तक ग्लाइकोजन का संचय करता है। और अपरा एस्ट्रोडियोल, प्रोजेस्टेरोन, मानोकोरियोनिन और गोनेट्रोट्रोपिन (एचसीजी) तथा मानव अपरी सोमैटोट्रोपिन (एचपीएस) का श्रावण करती है। तो यह क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी फुल हिंदी मीडियम वालों के लिए प्यारे बच्चों वीडियो है 1 शॉट में। और आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं फुल कंप्लीट तो अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब करिए। नोट्स पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, दिया गया, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।